आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अपने इस प्रोग्राम में कल हमने मौजूदा हुकूमत यानी नवाज शरीफ हुकूमत के पहले मेगा स्कैंडल का इंकशाफ किया था और अहम तरीन मालूमात और इंकशाफात आपके सामने रखे थे। $22 अरब का मंसूबा पीपल्स पार्टी में मुकम्मल ना हुआ, नई हुकूमत में आते ही 51 का हुआ, कुछ अरसे में 55 का हो गया। ठेका दे दिया गया कि तेल के इस मंसूबे को गैस में टर्न कर दिया जाए। इसके लिए $25 मिलियन दे दिए गए। किस तरह से दिए गए, किस तरह से सिलेक्शन हुआ, ये एक अलग कहानी है। हत्ता कि ये मंसूबा मुकम्मल हो गया और जब मुकम्मल हो गया तो नेपरा को हुकूमत ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने बताया कि माफ कीजिएगा 51 नहीं, 55 नहीं, ये मंसूबा 81 अरब रुपए में बना है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होने के 2 दिन के अंदर ये बंद हो गया। कुल 92 मेगावाट इसने बिजली फराहम की 2 दिन में और उसके बाद खलास प्रोजेक्ट बंद। मंसूबे पे हमने $800 मिलियन खर्च कर दिए हैं और आज इससे हम 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं कर रहे। अगर करेंगे भी तो हर महीने दोबारा आपको बताऊं 2.5 अरब रुपए का नुकसान होगा और साल का 30 अरब रुपए का नुकसान होगा। तो नवाज हुकूमत का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है, मेगा स्कैंडल है। जनाब नवाज शरीफ पे लाजिम है कि इसकी दूररस क्विक फौरी तहकीकात करे। हम खुशी से आपको कह सकते हैं, इत्मीनान से कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हमारी ये सदा सुनी। कल हमने ख़ास तौर पे कहा था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का ये पहला मेगा स्कैंडल है, उन पे लाजिम है कि इस पर तवज्जो दें और इसकी पुरज़ोर तहकीकात करें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐसा ही किया है जैसा कि कल हमने कहा था और आज इत्तलात आई हैं वज़ीर आज़म हाउस से कि आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज ही इस पे वक्त सर्व किया, कई घंटे सर्व किए और नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की बंदिश के हवाले से आज एक बड़ा इजलास उन्होंने बुलाया और इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए कहते हैं कि उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। इस इजलास में इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के आला हुकाम के साथ इस पूरी सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि 24 घंटे के अंदर उन्हें इस सिलसिले में रिपोर्ट दी जाए। यह भी कहा गया कि 15 दिन के अंदर इस पूरे मंसूबे का ऑडिट किया जाए। वज़ीर आज़म ने ये इजलास ज़रूर किया है और इस पर तवज्जो ज़रूर दी है, उनको तवज्जो देनी थी क्योंकि मामला बहुत संगीन है। इसलिए भी संगीन है कि इस कौम के 81 अरब रुपए इस मंसूबे में झोंके जा चुके हैं और आज कैफियत यह है कि 1 मेगावाट बिजली भी ये पैदा नहीं कर रहा है और अगर इसने पैदा करनी शुरू भी कर दी तो हर माह 2.5 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान होगा और हर साल 30 अरब रुपए का नुकसान होगा क्योंकि जितनी लागत इस मंसूबे पे आ चुकी है उस लागत के हवाले से अगर बिजली की कीमत वसूल की गई तो पाकिस्तान को सालाना 30 अरब रुपए का नुकसान होगा क्योंकि जो फ़र्क होगा बिजली पैदा करने में और जो इसकी लागत में वो हुकूमत को देना पड़ेगा और 2.5 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम के जेबों से निकलेंगे और वो बिजली के बिलों की सूरत में उनसे वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट ज़रूर मांग ली है और इसका ऑडिट का भी हुक्म दिया है, लेकिन ये मामला जैसे कि हमने कल आपको बहुत तफसील से बताया था बहुत संगीन है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को न सिर्फ ये कि रिपोर्ट मांगनी होगी मगर रिपोर्ट का मामला नहीं, ये सुराग लगाने का मामला है। इसे बहुत गहरी अंदाज में देखना है और इसकी जड़ तक पहुंचना है। बना बनाया केस है ये, करप्शन का भी, इनकॉम्पिटेंस का भी और हुकूमती नाअहली का भी। ये वो मामलात हैं, ये वो जो जिनकी तरफ नैब तवज्जो देती है और देखना यह है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इसकी तहकीकात को किस रुख पे लेके जाते हैं। चंद बहुत अहम नुकात हैं, चंद बहुत अहम सवालात हैं जिनका सुराग जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लगाना होगा और आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम वज़ीर आज़म के सिलसिले में रहनुमाई करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वज़ीर आज़म सबसे पहले इस बात का सुराग लगाएं कि 14 मई 2014 गुज़िश्ता साल को जब उनसे नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कराया गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के उन्हें और अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया हो क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया था।
वज़ीर आज़म पर ये लाजिम है, अवाम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इस इफ्तिताह के बाद जिसमें उनको हद दर्जा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2 दिन बाद बंद हो गया था, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या हुक्काम के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई हुई या उन सियासतदानों के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई हुई जो उनकी हुकूमत के अहम तरीन लोगों में से है और जो इस बात के जिम्मेदार थे कि जिसकी वजह से हुकूमत को एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म से इफ्तिताह कराने के बाद 2 दिन के अंदर बंद हो गया। वज़ीर आज़म की हम ये भी रहनुमाई करना चाहेंगे कि वो अब इस तहकीकात में इस बात का सुराग लगाएं कि पहले मरहले में 23 अरब रुपए का ये मनसूबा 51 अरब रुपए तक कैसे पहुंचा। इसका ऑडिट होना चाहिए और इसकी पूरी तफसील वज़ीर आज़म को जानना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि 23 से 51 पहुंचने में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ अरब किसी और की जेब में ना पहुंच गए हों। उन्हें यह भी देखना होगा कि दूसरे मरहले में ये मनसूबा 51 अरब से 57 अरब रुपए तक कैसे पहुंच गया। ये वो 51 अरब वो हद थी जो कि हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई थी कि 51 अरब रुपए में ये 23 अरब रुपए का मनसूबा हर सूरत में मुकम्मल किया जाए, लेकिन हुकूमत के कवायद में इजाज़त होती है कि 15% तक इसमें हद से हद 15% तक इजाफा काबिल कबूल होगा। उसको इस्तेमाल किया गया और यह मनसूबा 57 अरब तक पहुँचा दिया गया। वज़ीर आज़म को सबसे अहम सुराग ये लगाना होगा, देखना होगा कि कितनी शफाफियत थी और नहीं थी कि जब ये मनसूबा दरअसल 57 अरब में नहीं बल्कि 81 अरब रुपए में इख्तिताम पजीर हुआ। ये है बहुत बड़ा मनसूबा, ये है बहुत बड़ा एक टीक का बंद जिसका वज़ीर आज़म को सुराग लगाना होगा कि आखिर ये हुआ क्या है, किस तरह से रॉकेट की तेजी से ये 57 अरब 81 अरब रुपए तक पहुंचे। वज़ीर आज़म को ये भी सुराग लगाना होगा कि तेल से चलने वाले नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट को गैस से चलने वाले मंसूबे में तब्दील करने का फैसला कब, कहां और किसने किया। ये बहुत ही नाजुक सवाल है। हाँ, क्योंकि हमने इसकी तहकीकात की है और कल हमने इसकी पूरी तफसीलात आपके सामने पेश की, इसीलिए हम वज़ीर आज़म को रहनुमाई देंगे कि वो बताएं और वो पता करें कि तेल से चलने वाले मंसूबे को गैस में तब्दील करने का मंसूबा कब, कहाँ और किसने बनाया। ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि गैस तो थी ही नहीं। फिर ये पुरस्रार फैसला, क्योंकि इतने बड़े गैस के बिजली के मंसूबे को चलाने के लिए ये पुरस्रार फैसला था, क्योंकि इतने बड़े मंसूबे को गैस से चलाने के लिए तो गैस थी ही नहीं। तो इसके लिए बुनियादी फैसला साजी कहाँ पर हुई, वज़ीर आज़म को सुराग लगाना होगा और इसके लिए भरपूर उनको रिसोर्सेज देने होंगे कि गैस की अदम मौजूदगी के बावजूद नंदीपुर के मंसूबे को गैस प्रोजेक्ट में तब्दील करने के लिए 2.5 अरब रुपए खर्च किए गए। ये एक कंपनी को इसका मंसूबा दिया गया, 2.5 अरब रुपए का मंसूबा, यानी कि $25 मिलियन का तकरीबन ये मंसूबा था। ये कब, कहां, कैसे और कितनी शफाफियत से दिया गया। ये मंसूबा कि ये तेल से चलने वाला नंदीपुर गैस में तब्दील हो जाए, इसके लिए 2.5 अरब रुपए दिए गए थे। जरा देखें कि कहां, कब, कैसे और किस अंदाज में दिए गए थे। वज़ीर आज़म इस बात की भी खबर ले कि गैस तो थी नहीं, मगर गैस से इस मंसूबे को चलाने के लिए एक गैस पाइपलाइन बिछाई गई। उसके लिए $60 मिलियन यानी 6 अरब रुपए गैस का मंसूबा, 6 अरब रुपए का मंसूबा बनाया गया। ये भी पता करें कि ये कब, कहां, कैसे और कितनी शफाफियत से ये टेंडर दिए गए और ये मंसूबा किस तरह से हुआ। ये भी देखना पड़ेगा कि 6 अरब रुपए की गैस की पाइपलाइन बिछाई गई या 6 अरब रुपए ही उसमें खर्च हुए या इसमें से कुछ अरब रुपए गैस बन के हवा में उड़ गए या किसी की जेब में चले गए। वज़ीर आज़म को इस बात का भी फैसला करना होगा और ये बहुत नाजुक फैसला है कि अगर 81 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद पूरा एक नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट आज 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बना रहा, तो ये वो क्या करे। ये मंसूबा क्या नैब के सुपुर्द नहीं करने का है, क्या ये करप्शन की बहुत बड़ी बदतरीन मिसाल नहीं है। और इसके लिए वज़ीर आज़म को खुद याद रखना होगा कि जब नंदीपुर के मंसूबे के हवाले से गुज़िश्ता हुकूमत की परफॉर्मेंस उनके सामने थी और जब वो इसका इफ्तिताह करने जा रहे थे तो उन्होंने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इस मंसूबे के हवाले से जिस नाअहली या जिस करप्शन का जो सामना था उसका उन्होंने जिस अंदाज में जिक्र किया था, आज एग्जैक्टली इसी सूरत हाल का जनाब नवाज शरीफ को सामना है। याद रखें कि गुज़िश्ता साल उन्होंने इसी मंसूबे के बारे में, गुज़िश्ता हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहा था। नंदीपुर का मंसूबा ये हमारी भी तवक्कुआत से कहीं पहले मुकम्मल हो रहा है। मंसूबे के अंदर एक तो बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजरमाना गफलत का सबूत दिया गया और दूसरा यहाँ पर जिस तरह से करप्शन का इर्तिकाब हुआ है
वो यकीनन उसका नोटिस ज़रूर लिया जाना चाहिए और फिर इस मंसूबे से अरबों खरबों का पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा, इसको वक्त पे तक मुकम्मल ना करने की वजह से ये मुल्क जो है ये बड़ी मेहनत से रुपया कमाता है, खून पसीने की कमाई से, गरीबों मजदूरों की कमाई से यहाँ पे रुपया कमाया जाता है, कुछ कर्जे लिए जाते हैं और फिर उसका इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल किया जाए, इस तरह से लापरवाही के साथ मुजरमाना अंदाज में उसको वेस्ट किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। वज़ीर आज़म साहब, नाकाबिले माफ़ी जुर्म था, लेकिन आपने माफ़ किया क्योंकि आपने कहा था इसकी करप्शन का नोटिस लेना चाहिए। आपने इसकी करप्शन का नोटिस नहीं लिया। आपने उन तमाम लोगों को बावजूद शायद सियासी वजूहात की बिना पर जो 23 अरब रुपए उस वक्त तक इसमें झोंक देने के जिम्मेदार थे, एक रत्ती भी आपने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। और आज पूरी सूरत हाल अब आपके सामने खड़ी है और आज इस मंसूबे पे उस वक्त की तरह 23 अरब रुपए नहीं 81 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। ये मामला अब आपके हाथ में है कि अब आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्या करना चाहते हैं। और वज़ीर आज़म के सियासी करीबी दस्तरास्त और छोटे भाई और पंजाब के वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर गुज़िश्ता हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से इसी नंदीपुर के बारे में जो कुछ कहा था, आज वही उनके सामने उनको आईना दिखा रहा है। पहले सुन ले कि शहबाज शरीफ साहब नंदीपुर के बारे में उस वक्त क्या कह रहे थे। ये प्रोजेक्ट जो 2 साल पहले मुकम्मल होना चाहिए था, बदकिस्मती से हवस, लालच और हिरस का वो निशाना बन गया और पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। मैं समझता हूँ कि नैब को इसका अपना पूरा इसको नोटिस लेना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को इसको नोटिस लेना चाहिए और जिन्होंने कौम के अरबों रुपए ज़ायद इसमें लगवाए हैं या लगवाए जा रहे हैं, उनको कटहरे में खड़ा करके एक एक पाई अपना बाकायदा मुनाफे के साथ कौम के हवाले की जानी चाहिए। तो कटहरे में कौन खड़ा करेगा शहबाज शरीफ साहब? नोटिस कौन लेगा? हुकूमत आपकी थी, अरबों रुपए आप खर्च कर रहे थे, जाने वालों ने 23 अरब रुपए खर्च किए। आज आपकी हुकूमत ने उस पर मजीद तकरीबन 60 अरब रुपए खर्च कर दिए। 81 अरब रुपए का मंसूबा है, 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बना रहा, बनाएगा भी तो हर महीने 2.5 अरब रुपए कौम को अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। तो अब ये मामला नैब के सुपुर्द नहीं कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए इस पे? वही कुछ करना चाहिए जो आप सजेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर कबल, जो वज़ीर आज़म सजेस्ट कर रहे थे गुज़िश्ता हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में, इसी नंदीपुर के बारे में। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद आपको बताते हैं और आपको मुतनब्बे करते हैं कि एक और नंदीपुर तैयार हो रहा है, मिनी नंदीपुर, उसके भी जिम्मेदार आप हैं। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त से कबल हमने आपको तफसील से जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ की वो गुफ्तगू सुनाई जो उन्होंने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से अब से तकरीबन 1 साल पहले 1.5 साल पहले की थी, जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत की इस हवाले से जो परफॉर्मेंस थी उसको न सिर्फ नाअहली करार दिया था, उसे बड़ी करप्शन करार दिया था, उसे लूट करार दिया था। ये भी कहा था कि इनको कठेरे में ला के खड़ा कर देना चाहिए, इनके खिलाफ नैब की कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कुछ नहीं हुआ, सिफर भी नहीं हुआ। और ये तमाम बातें क्यों हवा में ज़ाइल हो गई, इसके बारे में हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि उसके बाद इस सिलसिले में तबाही मजीद आई। पहले 23 अरब रुपए खर्च हुए थे, अब इसी मंसूबे पे अब 81 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। वो तमाम नुकात, वो तमाम इल्ज़ामात जो नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता हुकूमत पर लगा रहे थे, अब उन पर लागू हो गए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शायद एक और मामले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है, जिसमें कौम के 3 अरब रुपए जा चुके हैं। आप आज आपसे ये बता सकते हैं, ये इंकशाफ कर सकते हैं कि नंदीपुर से जुड़े हुए चीचू मलिया पावर प्रोजेक्ट के हवाले से हुकूमत ने उसी कंपनी को जिसने के नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट बनाया, उस चीनी कंपनी को इस मद में 3 अरब रुपए के मसावी फॉरेन एक्सचेंज में तकरीबन $30 मिलियन अदा कर दिए थे और वो $30 मिलियन अब हजम हो चुके हैं। और इसकी वजह अब हम आपको बता सकते हैं कि इसकी वजह सरासर करप्शन है कि हुकूमत पाकिस्तान में से कोई भी उस $30 मिलियन में $1 भी वापस लाने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आता। और एक तरफ जहां 81 अरब रुपए जा चुके हैं, ये 3 अरब रुपए
एक रत्ती भी काम नहीं हुआ है। एक रत्ती भी काम किए बगैर चीचू के बलिया मंसूबे में पाकिस्तान की कौम के 3 अरब रुपए जा चुके हैं। 81 अरब रुपए खा गया नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट और 3 अरब रुपए खा गया है चीचू की बलिया प्रोजेक्ट। हुकूमत इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर खामोश है। और अभी आपको हमने सुनाया था थोड़ी देर कबल कि जनाब शहबाज शरीफ का कहना था कि कठेरे में लाना चाहिए था, नहब में चला चाहिए था। नवाज शरीफ साहब का कहना था कि लूट का माल था, इस लूट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों कार्रवाई नहीं हुई, जवाब देना लाजिम है जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ को। एक और मंसूबा है जिसको मैं कहता हूं और हम कह सकते हैं कि एक और मिनी नंदीपुर तैयार हो रहा है। ये मंसूबा है पाकिस्तान की ये ख्वाहिश और मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश कि सूरज से बिजली पैदा की जाए। शमसी तवाराई का ये मंसूबा भावलपुर में इसका इफ्तिताह किया गया है। पाकिस्तानियों को बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा ये शमसी तवाराई का सोलर पार्क बनाया जा रहा है और आइंदा चंद सालों में ये 900 मेगावाट बिजली फराहम करेगा। इस साल इसका इफ्तिताह किया गया और बताया गया कि $175 बिलियन से बनने वाला, तकरीबन 17 अरब रुपए से बनने वाला ये मंसूबा सूरज से तवाराई पैदा करेगा और ये 100 मेगावाट बिजली फराहम करेगा। इस सिलसिले में जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ नंदीपुर की तरह से भावलपुर सोलर पार्क का भी इफ्तिताह करने गए और उन्होंने अवाम को मुत्तला किया। ये इलाका जो है, जो कुछ भी नहीं इस जमीन से उगता था, ये बिल्कुल ये डेजर्ट जैसे पहले कहा गया है कि डेजर्ट था और आज उस पर इंशाल्लाह 100 मेगावाट बिजली जो है वो जनरेट हो रही है। इसको अब मज़ीद 9 से आप ज़रब दें तो इंशाल्लाह कल जाके ये 900 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा, जो पाकिस्तान में सोलर का सबसे बड़ा कारखाना नहीं बल्कि दुनिया में सोलर का सबसे बड़ा प्लांट होगा ये। मुझे बहुत यकीन है कि अल्लाह के फजल व करम से 2017-2018 जो है वो बिल्कुल लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा हो चुका होगा। हमें यकीन है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को नहीं बताया गया था कि टेक्निकली और हकीकतन ये पॉसिबल नहीं है। अवाम से कहा जा रहा है कि 100 मेगावाट का ये बिजली बनाने वाला कारखाना है शमसी तवानाई से, लेकिन दरअसल तकनीकी एतबार से और हर एतबार से ये कितनी बिजली बनाएगा, औसतन 12 मेगावाट, हद से हद 14 मेगावाट, वरना आजकल ये 10 मेगावाट बिजली बना रहा है। जी हां, 100 मेगावाट नहीं, 10 मेगावाट बिजली, पर यूनिट 18 रुपए, यानी कि हर माह अगर ये 10 मेगावाट बिजली हर रोज बनाएगा तो इसमें भी 20 करोड़ रुपए हुकूमत को अपनी जेब से अदा करनी पड़ेगी। इंतहाई महंगी बिजली है ये। 100 मेगावाट नहीं, 10 मेगावाट बनाएगा। अगर इसी तरह के आप 900 मेगावाट बनाएंगे तो ये 90 मेगावाट बनाएगा और कौम के अरबों रुपए मजीद इसमें चले जाएंगे। इसको देखने की जरूरत है। ये भी आपको जानना चाहिए कि शमसी तवानाई से जो बिजली पैदा हो रही है, नेशनल ग्रिड में उसको शामिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये भी हम आपके सामने इंकशाफ कर सकते हैं कि ये जो 10 मेगावाट या 12 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, यानी कि दिन में जो 2 घंटे या 1.5 घंटे ये कारखाना चलता है, इससे जो बिजली पैदा होती है उसको नेशनल ग्रिड में शामिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हम इसमें पहले ही ऑलरेडी 18 अरब रुपए के करीब लगा चुके हैं। ये कौम के खजाने से अरबों रुपए जिस अंदाज से जा रहे हैं, चीचू की बलिया में 3 अरब, इसमें 18 अरब, नंदीपुर में 81 अरब रुपए। माहिरीन से पूछते हैं कि कौम किस अंदाज में किस तरफ से आगे जा रही है, हमारी मईशत के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज माहिर माशियात जनाब साकिब शिरानी। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब शिरानी साहब। नंदीपुर में 81 अरब गए, चीचू की बलिया में 3 अरब गए। भावलपुर सोलर पार्क बेहतरीन दुनिया का मंसूबा है, 100 मेगावाट का ऐलान हुआ है, बना 10 मेगावाट रहा है। इसमें भी हम तकरीबन $175 बिलियन लगा चुके। इस सबको हम पे बैक कहां से करेंगे, और जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं वो तो इससे भी दुगनी कीमत पे पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कामरान साहब आपने सारा जो है इशू सामने रखा। मैं सिर्फ ऐड कर दूं, अनफॉर्चुनेटली हमारी ख़त्म नहीं हुई है मुसीबत, आप कह लें या जो भी है। ये जो शफाफियत, अहलियत और मनसूबा बंदी का फुकदान है, ये सिर्फ नंदीपुर और भावलपुर सोलर पार्क और चीचू के मलिया तक महदूद नहीं है। मज़ीद 2 चीज़ें हैं और नंदीपुर से भी ज़्यादा बड़ा एक हमारे लिए एक नीलम झेलम का जो पावर प्रोजेक्ट है वो काफ़ी पैसे डुबो गए अनफॉर्चुनेटली, और उसमें भी बहुत बड़े शफाफियत के इश्यूज़ हैं। और एक LNG हमारे सामने है, जो हुकूमत ने LNG जिस तरीके से लेके आई और पार्लियामेंट को भी ना बता सके, ना बताना चाहते हैं कि किस प्राइस पे वो LNG आ रही है।
تو یہ بہت بڑے ایک ایشوز ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ہمیں شروع سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کا ایک بنیادی جو مسئلہ ہے اس کا فلسفہ ہے کہ گڈ گورننس کے بجائے اب نئے پروجیکٹس لگائیں. اب بہت سارا جو ہمارا پاور سیکٹر میں جو مسائل ہیں وہ بہتر گورننس سے حل ہونے ہیں، نئے پروجیکٹ سے نہیں، اور وہ بھی اتنے مہنگے ترین پروجیکٹ سے حل نہیں ہوں گے. اچھا وہ بلکہ جب یہ پروجیکٹس لگیں گے. میں آپ کے مخل ہوتا ہوں، ابھی تو ہمارے کوئلے کے منصوبے ہیں، ہم کوئلے سے بجلی پیدا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سوچا بھی نہیں گیا کہ تیل کی قیمتیں فلوئڈ ہوتی ہے، جس طرح سے تیل کی قیمتیں گری ہیں، ابھی ایران کا تیل آنے باقی ہے، اس کے بعد یہ جو لگژری ہے ہماری ان تمام پروجیکٹس کی، یہ تو ہمیں لے ڈوبے گی. بالکل جی، دیکھیں اس میں تین پہلو ہوں گے. پہلی بات ہے، آپ نے بالکل صحیح آپ نے اشارہ کیا، یہ جو چائنا پاکستان کوریڈور کے تحت جو کولے کے منصوبے ہیں، اس کا تھوڑا سا میں آپ بتا دوں. جو آفیشیل فیگرز ہیں، اب اندر کی کہانی ہمیں نہیں پتہ، مگر جو آفیشلی ڈسکلوزڈ ہے کہ 10,660 میگا واٹ پروڈیوس ہونا ہے، اور اس کی جو لاگت بتائی گئی ہے وہ $33 ارب لگائی گئی ہے. پوری دنیا میں کول کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ 1.6 یا 1.8 ملین پر میگا واٹ کے حساب سے لگتے ہیں، یہاں اس سے دگنی لاگت میں لگ رہے ہیں. تو یہ اس میں 2 یا 3 جو پہلو ہیں جو ہمیں بہت شدید مشکلات ہوں گی جب یہ منصوبے لگ جائیں گے. خدا نخواستہ اگر ایسے ہی لگیں تو بہت بڑے مسائل ہوں گے پاکستان کی معیشت کے لیے. پہلا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اتنی مہنگی بجلی کون خریدے گا، اور جو سرکولر ڈیٹ میں ہمیں آلریڈی جو پرابلم ہو رہا ہے وہ مزید دگنا یا 3 گنا زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پیدا کریں گے، منصوبے جو ہیں بجلی پیدا کریں گے. کول امپورٹڈ ہوگا، LNG امپورٹڈ ہے آپ کی، ماں سوائے جو سولر پاور ہے، باقی سارے منصوبے جو ہیں وہ امپورٹڈ انرجی یوز کریں گے. تو یعنی کہ پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کافی اضافہ ہوگا اس میں. تو یہ بغیر سوچ سمجھ سے یہ منصوبہ بندی ہم نہیں کہہ سکتے ثاقب شیرانی صاحب کہ بغیر سوچے سمجھے ہے یا خدا نہ خواستہ سوچے سمجھا منصوبہ ہے. کمرشل بریک اور ہیڈ لائنز، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ایک دوسری خبر، آج کی بہت اہم خبر، آج کے زمانے کی بہت اہم خبر. آرمی چیف جنرل راحیل شریف پاکستانی قوم کے ہیرو کے طور پہ ابھر رہے ہیں. پاکستان کی گلی گلی قریہ قریہ ان کا ہیرو امیج جو ہے وہ چمک رہا ہے. اس کی ایک جھلک آپ کو دکھائیں گے. یہ بہت اہم خبر اور اہم پیش رفت ہے. نیوز ہیڈ لائنز کے بعد. سینما کے قریب دھماکے کی اطلاع سنی گئی ہے. 5 people have died. زوردار دھماکہ سنا گیا ہے. وہاں کے سرحدی علاقے موٹر وے انٹرچینج کے قریب دھماکہ. ہینڈ اوور پاور ٹو جنرل راحیل شریف. ان کے آخری قطرے تک ایک انچ کی حفاظت کریں گے. آپریشن ضرب اثر شروع ہو گیا. چیف جنرل راحیل شریف نے شمالی وزیرستان میں اگلے محاذوں کا دورہ کیا ہے. جنرل راحیل شریف کراچی پہنچ گئے. آرمی چیف کو کراچی میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. General Rasheel Sharif has flown to the Afghan capital Kabul on a surprise visit. Pakistan is bustling with activity. صورتحال پر قابو پا لیا ہے اور ریاست کی بالادستی قائم ہو گئی. ویلکم بیک. ریاست کی بالادستی ثابت ہو گئی ہے، ریاست کی بالادستی قائم ہو گئی ہے، اور پورے پاکستان کے عوام اس پر شکریہ ادا کر رہے ہیں پاکستان کی فوج اور اس کے قائد جنرل راحیل شریف کا. جنرل راحیل شریف اس وقت پورے پاکستانی قوم میں ایک ہیرو کا درجہ اختیار کر چکے ہیں. عوامی مقبولیت میں پاکستانی فوج کے کسی سپہ سالار نے حالیہ تاریخ میں وہ بلندی حاصل نہیں کی جو اس وقت پاکستانی فوج کے سپہ سالار جنرل راحیل شریف کے ذمہ آئی ہے. پاکستان کے شہر، سب سے بڑے شہر کراچی کے ایک چھوٹی سی گلی سے لے کے قبائلی علاقوں کی کونے تک جنرل راحیل شریف کی عزت میں اور ان کے وقار میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے، اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کے دلوں میں ان کے لیے محبت میں روزانہ دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے. جنرل راحیل شریف ایک حقیقی ہیرو کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام ان سے لگاؤ کا اظہار ہر صورت کرتے نظر آتے ہیں.
اب پاکستان کی سڑکوں پر یہ ایک عام بات ہے کہ گاڑیوں کی پشت پر جنرل راحیل شریف کی تصویر نظر آئے اور دوسری جانب مختلف جگہوں پہ بل بورڈ یا لوگ اپنی جانب سے بینر آویزہ کریں جس میں وہ جنرل راحیل شریف کا پاکستانی فوج کی کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ یقینی طور پہ یہ وہ قوم ہے جو کہ پستی کا شکار تھی، جس کا مورال اب سے 3 سال پہلے تک اپنی نچلی ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ اس ملک کی گلی گلی قریہ قریہ غیر محفوظ تھی، اس کی اعلیٰ ترین اور محفوظ ترین عمارتیں تباہ برباد ہوتی نظر آتی تھی۔ کبھی پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر GHQ میں دہشت گرد جا جھکتے تھے، کبھی وہ پاکستانی ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان کے اعلیٰ ترین مقام پر اور سب سے قیمتی طیاروں کو تباہ کرتے نظر آتے، کبھی وہ نیوی کی تنصیبات میں گھس جاتے اور نیوی کی بڑی بڑی تنصیبات کو تباہ کر دیتے، کبھی وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین سیاسی شخصیات کو نشانہ بناتے اور ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا دیتے۔ پاکستان کے عام آدمی نماز میں جمعے کی نماز تک میں محفوظ نہیں تھے۔ کراچی کے شہر میں ڈاکٹرز ہر روز قتل کیے جا رہے تھے اور اس کے علاوہ کراچی کے گلی کوچوں سے لے کے کوئٹہ تک بھتہ خوری ایک معمول کا عمل بن گیا تھا۔ لیکن اب پچھلے کئی ہفتوں سے، پچھلے کئی مہینوں سے یہ تاثر جڑ پکڑ گیا ہے کہ پاکستان محفوظ جگہ بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، لوگوں کے مورال میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں میں ایک اطمینان کی فضا دوڑی ہے۔ دوسری جانب پاکستانی فوج کے سپہ سالار نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو للکارا ہے۔ بھارت کو پہلی بار پاکستان میں اعلیٰ ترین سطح سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے پاکستان میں جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے اسے فوری طور پہ ختم کر دیا جائے اور اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی ہے۔ بھارتی اثاثوں کو، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اثاثوں کو پاکستان میں کراچی سے لے کے قبائلی علاقوں تک تباہ برباد کیا گیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان جس کا ڈنکا بولتا تھا، جس کے بیانات پاکستان کے اخبارات میں شاید سرخیوں میں شائع ہوتے تھے، جس کے نام نہاد ترجمان پاکستانیوں کو قتل کرنے کا دعویٰ ہماری ہی ٹیلی ویژن اسکرین پہ کرتے تھے، اب قصہ پاریرہ بن گئی ہے۔ نہ وہ ترجمان نظر آتے ہیں، نہ ہی اس کے نام نہاد کمانڈرز۔ دوسری جانب کراچی میں نہ بھتہ خوری نظر آتی ہے اور نہ ہی اغوا برائے تاوان کے کیسز نظر آ رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال کا کریڈٹ پاکستان کے عوام، پاکستانی فوج، پاکستان کے دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پاکستان کی پولیس کو دے رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جنگ جو دہشت گردی کی جنگ آپریشن ضرب عزم کی صورت میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں لڑی گئی، جہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا اور ایک نئی مثال قائم کی گئی دنیا کی حربی طاقت میں، جب پہلی بار ایک قلیل عرصے میں تقریباً دو سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے منظم دہشت گرد فورس کو تباہ کیا گیا، اس کو شکست فاش دی گئی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پڑوس میں افغانستان سامنے ہے، جہاں پر اسی قسم کی ایک دہشت گردی کا سامنا افغانستان کی حکومت کو تھا اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ، یورپ اور دنیا کی تمام بڑی اقوام کی فوجیں اکٹھی ہوئی اور ان سب نے مل کے افغان طالبان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ 11 سال بعد بھی وہ جنگ اختتام پذیر نہیں ہوئی اور ہاری ہوئی مغربی افواج اب اپنے گھروں کو واپس جا رہی ہیں اور آج بھی افغانستان میں طالبان کا انفلوئنس بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر اس کا مقابلہ پاکستان سے کیا جائے، پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جہاں پہ تحریک طالبان کا ڈنکا بوجھتا تھا اور اسی نام کی دوسری تنظیمیں پاکستانیوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہی تھی، پاکستان میں موجود غیر ملکیوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہی تھی اور یہاں سے پوری دنیا میں دہشت گرد بھیجے جا رہے تھے، اب ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے اور پاکستان کی حکومت کی رٹ قائم ہو چکی ہے اور اس میں ایک سپہ سالار نے، اس کی قیادت نے پاکستان کا یہ نقشہ بدل دیا ہے اور پاکستان کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ جو نتائج حاصل کیے ہیں وہ خود جنرل راحیل شریف کی زبان میں سنے، جو کہ ہم نے پچھلے صرف 2 سال کے اندر پاکستانی قوم نے جو اس میں کامیابیاں حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستانی سکون اور اطمینان کی فضا میں رہتے ہیں، خود جنرل راحیل شریف کی زبان میں سنیے۔ افواج پاکستان اور سیکیورٹی کے تمام اداروں نے بے پناہ کوشش اور قربانی دیتے ہوئے اس صورتحال پر قابو پا لیا ہے اور ریاست کی بالادستی قائم ہو گئی ہے۔ کراچی اور بلوچستان میں بھی سول ملٹری کوششوں سے امن قائم کرنے میں بہت حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ میں اس عزم کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہم دہشت گردوں کے فنانسیئرز، ابیٹرز، فیسیلیٹیٹرز اور سمپتھائزرز یعنی
मददगार और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए निहायत अहम है। इसको मुकम्मल करना एक कौमी फरीजा है और अफवाज पाकिस्तान इसको पाया तकमील तक पहुंचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। वक्त आन पहुंचा है कि कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल हो। अफवाज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। चाहे हॉट स्टार्ट हो कोल्ड स्टार्ट, हम तैयार हैं। शायद यही वो अज़म है और वो अल्फाज जो जनरल राहील शरीफ की ज़बान से अभी पूरी कौम सुन रही है, ये इस पर अमल होता वो देख रही है। इसीलिए कराची से लेके पाकिस्तान के दूर दराज इलाके तक हमने सफ़र किया और जनरल राहील शरीफ के बारे में आज पाकिस्तानी कौम के जज्बात जाने, जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम में इस वक्त सबसे मकबूल तरीन रहनुमा की हैसियत से दिल में जगह बना चुके हैं। तालिबान हो या अफगानी हो या इंडियंस हो, हूसोएवर मर्द मुजाहिद है वो शख्स। हमें बहुत अरसे से इस किस्म के आदमी की ज़रूरत थी और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके असरात नज़र आ रहे हैं। कौम के लिए बहुत अच्छा है, हमारा फौज ऐसा ही होना चाहिए। मुल्क जिस हालात में जा रहा है, इस हालात में नवाज शरीफ हमारे लिए चमकता वो सितारा है। जनरल राहील शरीफ ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब के 14 अगस्त बहुत अच्छी मनाई है सबने। डूबती हुई कश्ती को सहारा देना, उनका किरदार पाकिस्तान के लिए इस तरह से है। दहशत गर्दी को ख़त्म किया है और अमन की तरफ कराची को लेके आए हैं। पाकिस्तान का असासा है, उन्होंने पाकिस्तान को ऐसी ऐसी कामयाबियों से नवाजा है। सर से लेके पांव तक हर पाकिस्तानी को उन्होंने खुश कर दिया है। यानी कि जो उन्होंने हालात संवारे हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। हमारे मुल्क के लिए जो कर रहा है अभी, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। अभी पाक फौज जिंदाबाद, जनरल राहील साहब जिंदाबाद। हमें उन पर फख्र है और बहुत अच्छा उनका किरदार है। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अच्छा अमन कायम किया हुआ है, हमें उन पर फख्र है। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह करेगा। बलोचिस्तान में क्या पूरे मुल्क में इतने अच्छे इतना अमन अमान हो गया कि लोग आराम से घूम फिर रहे हैं। जनरल राहील शरीफ ने तमाम ही मोर्चों पर जो है हमारी कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। अल्लाह ताला से यही दुआ करता है कि जनरल राहील शरीफ की तरह उसी तरह आदमी आ जाए। इसी दौरान हमने पाकिस्तानियों से पूछा कि क्या उनको पता है कि जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में अब तकरीबन 1 साल 3 महीने यानी कि नवंबर 2016 में उनकी रिटायरमेंट होनी है। इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि अब से तकरीबन 1 साल 2 महीने बाद जनरल राहील शरीफ रुखसत होंगे, तो इसके बारे में उनका क्या कहना है, पाकिस्तानियों की सुनिए। हमारी दुआओं से उनका साल और बढ़ जाएंगे, 3 साल मजीद इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट 3 से 4 साल और रह जाएं तो पाकिस्तान बदल जाएगा बिल्कुल। उन्हें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और उनके लिए 1 साल काफ़ी है, मैं समझता हूँ। हम तो चाहेंगे कि उनको एक्सटेंशन मिले और 2-3 साल और हों। हमारे आर्मी चीफ का जो टेन्योर पीरियड है दैट शुड बी एक्सटेंड। आगे एक्सटेंशन देनी चाहिए जब तक ये दहशतगर्दी के जड़ से ख़त्म नहीं होता। दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत अच्छे इकदाम उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो सीट पे रहे। मेरे ख्याल में कि उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। तो बहुत अच्छे इकदाम करें हमारे मुल्क के लिए और मैं समझता हूँ कि उनकी मुद्दत में तौसीक़ कर देनी चाहिए। वो अभी रिटायर हो रहे हैं, हमें बहुत दुख है, हमें चाहते हैं वो रिटायर ना हो। अभी रिटायरमेंट में तौसीक़ करनी चाहिए और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के दहशतगर्दों का नाम निशान तमाम ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान के लिए ऐसे आदमी चाहिए और इसको एक्सटेंशन होना चाहिए 5-10 साल तक। उनका टाइम एक्सटेंड होगा तो बाकी जो मसाइल रह गए हैं उन पे भी तवज्जो होगी और उनको भी ख़त्म कर सकेंगे। दिली ख्वाहिश है कि जनरल राहील शरीफ जो हैं उनका टाइम एक्सटेंड होना चाहिए, लेकिन अभी तो टाइम है, 1 साल 2 महीने तकरीबन अभी बाकी है। लेकिन पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ अपने अवामी हीरो के हवाले से जो है वो हमने उसकी तर्जुमानी की, आपको सिर्फ उनकी ज़बान में सुनाया क्या क्या है। सिर्फ अवामी नहीं, पाकिस्तान के सियासतदान भी इस चीज़ में हामी है कि जनरल राहील शरीफ इस वक्त मकबूलियत के ग्राफ में सबसे आगे जा रहे हैं, वो अवामी हीरो बन चुके हैं। जनाब इमरान खान इसके बारे में कई बार खुलकर इजहार कर चुके हैं। लोग क्यों खुश हैं? टारगेट किलिंग कम हो गई है कि कराची में ये जो बड़े बड़े माफिया ये डरे हुए हैं, तो कराची के लोग तो खुश हो रहे हैं। तो इसलिए जो आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन फौज का और जनरल राहील का ग्राफ ऊपर जा रहा है क्योंकि वो काम वो कर रहे हैं जो हम पॉलिटिशियंस को करना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि जनरल राहील आज पाकिस्तान के पॉपुलर इंसान इसलिए हैं कि लोग तंग आए हुए इनकी चोरी से। बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिशियन भी खुल के इस बात का इजहार कर रहे हैं। लेते हैं खबर से ब्रेक,
اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے سیاسی صورتحال کے اندر حالیہ الیکشن ٹریبونل کے فیصلے جس میں تحریک انصاف کی اپیل منظور ہوئی. پاکستان مسلم لیگ نون کی کئی اہم وکٹس گر گئی جس میں اسپیکر ایاز صادق، وفاقی وزیر سعد رفیق اور ایک اور اہم رہنما شامل ہیں. اب ان رہنماؤں کی جانب سے اس کے برعکس یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب یہ انتخابی میدان میں پاکستان تحریک انصاف کریں گے. سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ ہی جائیں گے، عدالت سے اس کا فیصلہ لیں گے. اب جناب ایاز صادق کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ بھی سپریم کورٹ ہی جا رہے ہیں اور اس الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسیز میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے؟ اب وہ انتخابی حلقوں کے بجائے عدالتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہم جانیں گے سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق سے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. حالیہ دنوں میں پاکستان کی سیاست میں جس چیز نے سب سے زیادہ تہلکہ مچایا وہ الیکشن ٹریبونلز کے فیصلے تھے. یعنی جو انتخابات 2013 کے حوالے سے وہ اپیلیں جو تحریک انصاف نے داخل کی تھی اس میں الیکشن ٹریبونل نے فیصلے دیے جس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی اہم ترین رہنماؤں کو اپنی نشستیں کھونی پڑی. قومی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے سب سے اہم فیصلہ آپ سے چند روز قبل آیا جب قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب ایاز صادق کو لاہور کے حلقے سے اپنی اسمبلی کی نشست کھولنی پڑی کیونکہ الیکشن ٹریبونل نے کہا کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پہ بے ضابطگیاں ہوئی تھی. اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کو حکمراں جماعت کو سپی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب اس کے وفاقی وزیر جناب خواجہ سعد رفیق کو لاہور کے ایک حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک اپیل کے نتیجے میں الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کے نتیجے میں اپنی نشست کھونی بیٹھی تھی. اور اسی طرح سے حالیہ دنوں میں ملتان کے قریب جناب جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی اپیل کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے نے اپنی نشست کھوئی جو کہ وہ الیکشن انہوں نے آزاد حیثیت میں لڑا تھا. اطلاعات کے بعد اس پیش رفت کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اب اس کے امیدوار خاص طور پہ جناب ایاز صادق اس معاملے کو سپریم کورٹ اپنا چیلنج نہیں کریں گے بلکہ براہ راست انتخابی مقابلہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کو چیلنج کیا گیا تھا کہ وہ لاہور کے اس حلقے میں میدان میں اتریں اور جناب ایاز صادق کا مقابلہ کریں. اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ اس سے پہلی کی پوزیشن کے برعکس جناب ایاز صادق سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہیں اور انہوں نے الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے جس سے سیاسی تبصرہ کار یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون کی یا جناب ایاز صادق کی پالیسی میں کوئی یو ٹرن آ گیا ہے. کیا واقعی یہ تاثر صحیح ہے؟ یہ خود ہم پوچھ لیتے ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق سے جو اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے براہ راست موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ایاز صادق صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کی جانب سے آپ کی پارٹی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آپ نہیں جائیں گے. آپ نے خود بھی کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ نہیں جائیں گے، آپ الیکشن میں جائیں گے، براہ راست مقابلہ کریں گے، لیکن اب آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. تو یہ پالیسی کی تبدیلی کیوں؟ خان صاحب میں نے کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہا تھا سپریم کورٹ نہیں جائیں گے. میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے مگر سٹے نہیں لیں گے اور الیکشن میں جائیں گے. یہ یو ٹرن پارٹی کی طرح ہم یو ٹرن نہیں لیتے. میں کیوں جا رہا ہوں سپریم کورٹ ذرا یہ بھی آپ دیکھیے. نمبر 1 میں سٹے نہیں لے رہا سپریم کورٹ سے اور میں الیکشن میں جا رہا ہوں. 11 اکتوبر 2015 کے الیکشن کی تیاری میں ہے. میں ابھی بھی حلقے سے آیا ہوں اور یہ جو آپ کے شو کی ریکویسٹ ہوئی تھی ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں 2-3 چیزوں کی وجہ سے. نمبر 1 الیکشن مشینری، انہوں نے فرمایا ٹریبیونل کے جج صاحب نے کہ الیکشن مشینری کا فیلئر ہوا. قصوروار مجھے ٹھہرایا، چلیں انہوں نے کہا کہ قصوروار بھی مجھے ٹھہرا دیا، مگر نہ انہوں نے الیکشن کے کسی مشینری کو کسی کو جرمانہ کیا، نہ کسی پہ فائن کیا، نہ کسی کو سسپینڈ کیا. انہوں نے 24 لاکھ روپے میرے اوپر ڈال دیا. قصور کوئی کرے جرمانہ میں دوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے یہ کون سا انصاف ہے جس میں کہ اس طرح کے فیصلے آتے ہیں. جج صاحب نے اپنی شان میں جو قصیدے لکھے اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ فیصلہ میرے خلاف دے دیتے، میں تسلیم کر کے فیصلہ اس کو چیلنج کرنا تھا. میں ریپیٹ کرتا ہوں میں سپریم کورٹ میں ان کی ناانصافی کو چیلنج کرنے گیا ہوں. الیکشن 11 اکتوبر 2015 کا جو فیصلہ ہوا تھا اس میں ہم چھلانگ لگا چکے ہیں. میرا پہلا بیان جو میں نے دیا تھا میڈیا کے سامنے تب بھی یہی بات کی تھی کہ الیکشن میں ضرور لڑیں گے، اور جن کو میرے خلاف الیکشن لڑنا چاہیے تھا وہ آج کدھر ہیں؟
जो 2002 में भी लड़े थे और 2013 में, वो क्यों नहीं आए मैदान में? अच्छा, ये मैं सवाल करता हूं आपके थ्रू ना। बेसिकली इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी ये बात की कि इलेक्शन कमीशन की जो स्टाफ था, जो इलेक्शन स्टाफ था, उसने शदीद बेज़ाब्तिगियाँ की हैं, नाअहली का सबूत दिया है। यही एक सिलसिला है, यही वो ये मंबा है जिसको लेके तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातें जा रही हैं, और उस वक्त के इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं अभी जो बाकी हैं उनके खिलाफ वो उनको डी सीट करना चाहते हैं या उनसे इस्तीफे तलब कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला कि वो इलेक्शन कमीशन जो है कि इतनी कलीदी इलेक्शंस की इतनी अहम सीट्स पे इतनी नाअहली सबूत का उन्होंने सबूत दिया है, और अब उन्हीं के गिर्द ये तहरीक डेवलप कर रही है। तो एक तरह से आप भी उस कॉज को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं, अगर हम फैक्ट्स देखें तो फैक्ट्स ये हैं कि उन्होंने टोटल तक नहीं किया। मैंने जो चैलेंज किया है अपनी पिटीशन में, वो ये भी चैलेंज किया है कि इन्होंने फिगर्स भी गलत लिए जज साहब ने, ट्रिब्यूनल के जज साहब ने, और वो हम साबित करेंगे। मगर मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूं कि मैं नाइंसाफी के खिलाफ गया हूं, स्टे मैंने नहीं लिया, इलेक्शन मैंने लड़ना है, और मैं साबित इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में करूंगा कि जो उन्होंने इलेक्शन मशीनरी के ऊपर भी इल्जामात लगाए वो भी गलत लगाए। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जो इलेक्शन मशीनरी पे इल्जामात है वो भी गलत है, मगर वो आप क्यों उनको, वो तो इलेक्शन कमीशन खुद आए ना, वो अपने आप को डिफेंड करे, आप क्यों उनको डिफेंड करेंगे? मैं इसलिए करूंगा कि 24 लाख रुपए इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था या मुझे देना चाहिए था? मुझे इसका तो जरा जवाब दीजिए। ये इंसाफ है? ये इंसाफ हमें मिला है कि गलती कोई करे और पैसे कोई भरे? ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा कानून है? मैं ये देखना चाहता हूं। मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं इस चीज को कि ऐसे ट्रिब्यूनल्स जो हैं इनका भी रास्ता रोका जाए जो इस तरह के फैसले देते हैं। तो मैं तो इस चीज को वहां चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि पोलिंग डे के ऊपर एक प्रिजाइडिंग अफसर के पास शिकायत नहीं थी, एक रिटर्निंग अफसर के पास शिकायत नहीं थी, एक पुलिस के पास शिकायत नहीं थी। बगैर सबूत के वो खोलते गए, मैं खुलवाता गया। कमीशन, उनकी कमीशन बनाई हुई थी ना, उसकी चीजें इन्होंने नहीं डाली। नादरा उनकी बनाई हुई थी ना ट्रिब्यूनल की, उसकी चीजें इन्होंने नहीं डाली। और फिर कसूरवार मैं, देनदार पैसे का मैं, इलेक्शन वॉइड मेरा। लेकिन ऐसा ये फरमाइएगा कि आप तो अपनी नशिस्त खो बैठे हैं, स्पीकर का ओहदा खाली हो गया है, लेकिन अब लग ये रहा है कि बाकायदा एक हिकमत अमली के तहत आपकी जमात जो है वो कोशिश कर रही है कि कौमी असम्बली का इजलास ना हो ताकि स्पीकर का इलेक्शन ना हो सके और इस सीट को खाली रखा जाए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आप स्पीकर नहीं तो कोई स्पीकर नहीं? नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में एक टेंटेटिव शेड्यूल हर साल, जैसे ही पिछला साल खत्म होता है जुलाई में वो इशू होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मैंने अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट किया है जो बिजनेस एडवाइजरी में आते थे, और उसमें 26 या 28 अक्टूबर था। क्यों था? एक पंजाब और सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन था, MNAs की हाजिरी नहीं रही थी, तो हमने 31 सितंबर खाली रखा था। उसके बाद ईद थी, उसके बाद हमारा CPA कॉन्फ्रेंस थी जो कि 10 दिन चलनी थी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस जिसकी सदारत मेरे पास थी। 10 दिन वो चलनी थी। मुहर्रम आना था और मुहर्रम के बाद आना था। ये अब कहानियां बनाई जा रही हैं। और दूसरा, मेरी जमात को इख्तियार है, मैं पैदा नहीं हुआ था, रजिस्ट्री मैंने स्पीकरशिप की अपने नाम नहीं कराई थी। ये जमात का फैसला है, वो मेरी वजह से नहीं रुक रहा। ये आप PTI, आप पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUIF, MQM, ये सब इनके मेंबरान उस बिजनेस एडवाइजरी में थे जब इनको रिपीटेडली ये चीजें दी गई कि ये टेंटेटिव गवर्नमेंट ने शेड्यूल बना के दिया है। सो ये अब जो बातें हो रही हैं ये सिर्फ कह सराइयां हैं और ये फिर यू टर्न्स लिए जा रहे हैं फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अयाज सादिक, हमारे साथ है। बड़ी नवाजिश इलेक्शन कैंपेन से आपने हमें वक्त दिया। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे मीडिया की दुनिया में एक चीज़ है जिसको कहते हैं रेटिंग्स। शायद देखने वालों को भी इसका नाम उन्होंने सुना हो, लेकिन होती बहुत अहम चीज़ है, इसलिए कि इश्तहारी कंपनियां जो हैं वो रेटिंग दे के फैसला करती हैं कि किसका एक प्रोग्राम को, किस चैनल को किस रेट पे इश्तहार दिया जाए, और ये रेटिंग निकालती है एक कंपनी। इस कंपनी के हवाले से अब एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि कुछ चैनल इसके लोगों को खरीद लेते हैं। उन्होंने एक चैनल ने इसके लोगों को खरीदा, रेटिंग को तहस नहस कर दिया। रेटिंग की दुनिया का, मीडिया की दुनिया का ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो अभी सामने आया है। इसके बारे में आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।